नमस्ते, जय सिया राम। आज उमेश जी हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर लेके आए हैं जो शायद हम सभी भारतीय सुनना चाहते हैं। चाइना का डेब्ट टू जीडीपी 300% रेशियो पर आ गया है और ये चीज उमेश जी बहुत समय से कह रहे थे, पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। अब इससे रिलेटेड सबूत भी है और इससे रिलेटेड जो स्टोरी है वो उमेश जी सुनाएंगे। ओवर टू यू उमेश जी। जय सिया राम नंदिनी जी। जय सिया राम। मंजरी जी, आपको मालूम है कि बहुत बार हम सुनते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी डेब्ट में चली गई है, अमेरिका का कर्जा बढ़ गया है, अमेरिका बर्बाद होने वाला है, डी डॉलराइजेशन होने वाला है, अमेरिका की करेंसी को यूज करेगा नहीं और आप देखेंगे अमेरिका का वर्चस्व वर्ल्ड में कम हो जाएगा। ठीक है, सब लोग आपकी बात सब चीज मानता हूँ, सब कुछ जो भी एक बार ऊपर जाता है उसको नीचे आना भी पड़ता है। पर आपको ये मालूम है कि अमेरिका जो जीडीपी है 30 ट्रिलियन की है, उनका डेब्ट कितना है? 36 ट्रिलियन का है। डेब्ट टू जीडीपी कितना होता है? इट इज 120% ऑफ जीडीपी। ठीक है। और 120 122% आने से ही कितने वॉल स्ट्रीट मैनेजर्स, कितने जो राइटर्स है, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अमेरिका का डेथ वारंट लिखना चालू कर दिया। अमेरिका सुपर पावर नहीं रहने वाला, अमेरिका का डॉलर खत्म हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं बोलता था, पर मैं ये लोगों को समझाता था कि आपने कभी सोचा है जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, जिसकी जो वैल्यू है अराउंड 19 to 20 ट्रिलियन डॉलर्स है, उसका डेट कितना है? कोई नहीं मानता था बात को। और मैंने हमेशा बोलता था कि इट इज 300% ऑफ द जीडीपी। मतलब आप $3 दोगे तो $1 ऑफ इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगी। और भारत के अंदर आप किसी को ₹1 $1 भी दे दो तो साल के एंड में आपको $1.25 बना के दे देता है। तो डिफरेंस वो है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूँ कि भारत की जो जीडीपी है, इट इज डेट टू जीडीपी है, इट इज 80 to 83%। ये कोविड से पहले 69 to 70% थी। कोविड पे जब भारतीय सरकार ने यहाँ पे लोगों को जिस हिसाब से फ्री में बहुत सारी चीजें दी, उसके कारण 90% हो गया था। और अभी भी देखते हैं कि साल पर साल ये कम होता जा रहा है और नेक्स्ट ईयर शायद 80% तक आ जाएगी। तो यहीं पे मैं एक तरह से एक बताना चाहता हूँ कि आपने अगर देखा होगा कि अभी जो चाइना के डेप्यूटी गवर्नर है, उन्होंने बोला है कि ये फिगर बरोबर है। और आपको ये बता देता हूँ कि इसके ये डेप्थ कैसे होते हैं। डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल डेप्थ, और फिर बाद में उनके होता है स्टेट लेवल डेप्थ, फिर लोकल लेवल डेप्थ, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का डेप्थ, कॉर्पोरेट डेप्थ, हाउस होल्ड डेप्थ, बैंकिंग डेप्थ, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर बताया जाता है जो चाइना के अंदर ये लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स, ये क्या है? आपको मालूम है चाइना की 30% ऑफ द इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन रियलिटी सेक्टर। ठीक है। और मतलब आप समझ जाइए 20 ट्रिलियन के अंदर अगर 30% मान ले तो $6 ट्रिलियन उनकी रियल स्टेट के कारण है। रियल स्टेट भी ऐसा है जहाँ पे सिर्फ सिटीज बन रही है, वहां पे लोग कोई निवासी नहीं है उधर। और चाइना में बताते कि देयर आर 51 घोस्ट सिटीज। और एक घोस्ट सिटी तो सी के नाम से ही बनाया गया है बीजिंग के पास। उसकी लागत उनको $100 बिलियन पड़ी है। और मंजरी जी आप समझ जाइए ये जो लोकल एलजीएफबी बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस व्हीकल, इन लोगों को चाइना में क्या हुआ था, जब स्टेट से आप डेट नहीं ले पा रहे थे, आप बैंक से नहीं ले पा रहे थे, तब चाइनीज गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि लोकल गवर्नमेंट्स को आप कहीं से भी पैसा उठा सकते हो। क्योंकि चाइना के अंदर जो बोलते हैं कि रियलिटी सेक्टर को बढ़ाने के लिए आप एक तरह से डेट कीजिए और यहाँ पे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करिए। तो उसी के अंदर चाइना के अंदर बताया जाता है कि लोकल गवर्नमेंट जो फाइनेंस व्हीकल्स है उनका लोन है $14 ट्रिलियन। आपको ये बता देता हूँ चाइना की इकोनॉमी है 19 to 20, उसमें 14 ट्रिलियन उनके जो लोन है लोकल गवर्नमेंट्स के हैं। और इन लोकल गवर्नमेंट्स की मेजर रेवेन्यू आती है सेल एंड री परचेस ऑफ जो लैंड का रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, उसके कारण होता है। फिर सेकंड एक और एक चीज है कि चाइना में जो सेकंड डेट जिनका सबसे ज्यादा है वो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का। तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जैसे जो चाइना में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उनका डेट अराउंड $15 ट्रिलियन है। और उसके अलावा चाइना में जो कॉर्पोरेट्स है उनका डेट अराउंड $14 ट्रिलियन है। और हाउस होल्ड डेट है अराउंड $5.5 ट्रिलियन। और उनके बैंकों का डेट कुछ $7 ट्रिलियन है। ये सब डेटा मेरे पास पड़ा है, अगर चाहिए तो मैं ऑथेंटिक सोर्स से आप सबको दे सकता हूँ। मेरे पास सारे डेटा पड़े हैं।
और इसी के लिए मैंने एक तरह से चाइना का बाल्कनाइजेशन जो सोवियत स्टाइल होने वाला है, उसकी प्रेडिक्शन की थी। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था 2024 में, और इसमें मैंने ये सारे फिगर्स सबके साथ दिए हैं विद ऑल द लिंक्स टू इट। तो मैं ये मानता हूँ कि चाइना के अंदर जो अभी स्थिति है अत्यंत खराब हो रही है। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अभी उन्होंने चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर एक तरह से टैरिफ लगाना चालू किया है, और चाइनीज कंपनीज जो कनाडा और मेक्सिको में ऑपरेट करती है उनके ऊपर भी एक तरह से उन पर पूरी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो एक तरह से चाइना को हर जगह से घेरने की कोशिश की जा रही है। ईयू ने भी चाइनीज के व्हीकल्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। तो अब क्या हो रहा है, चाइना को हर जगह से उनकी जो ओवर कैपेसिटी हो रही है, वो एक तरह से उनके लिए एक बर्डन होता जा रहा है। आज चाइना के अंदर 4000 बैंक है, 4000 बैंक कोलैप्स की नजर पे आ रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग इट्स सिटीजन्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक्स। और चाइना के अंदर आपने देखा होगा कि किस हिसाब से उनके एवरग्रांड जैसे रियलिटी फर्म्स है, जैसे एवरग्रांड है, वांके ग्रुप है, पेंटेशिया है, ये सब ये लोग सब अपने ओवरसीज डेब्ट पे ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं। तो चाइना के अंदर आपने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर नहीं चल रहा, उनका रियलिटी नहीं सेक्टर नहीं चल रहा, जो इनका एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये लोग अब दे आर अनएबल टू मैनेज इट, क्योंकि चाइना बहुत वेफर थिन मार्जिन पे काम करता है। So any disruption in the supply in the order, it ultimately affects the entire economy. आप ये एक लोग तो ये भी बोलते हैं कि चाइना में कि अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट को भी उनको सब्सिडी देता है। अगर 100 रुपए की उनकी लागत होती है, अगर अमेरिकन मार्केट पकड़ना है तो चाइनीज गवर्नमेंट एंकरेज करती है, आप 80 तो या 80 पैसे में दे दो, और बाकी जो 20 पैसे का जो है डिफरेंस, उसको वो उनको एक ग्रांट्स या कम क्रेडिट के देते नाम हैं। से देते हैं। तो वहां पे भी उनको प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखिए कि चाइना की जीडीपी अगर 19 ट्रिलियन है और उनका डेब्ट अराउंड 303% बता रहे हैं, तो उनका डेब्ट होता है $57 ट्रिलियन। अब ये $57 ट्रिलियन कौन दे, और इसमें कैसे इसका किया जाएगा, हमें नहीं मालूम। मैं आपको ये बता देता हूँ, एक फिगर ही बता देता हूँ। 2008 जब सबप्राइम क्राइसिस का डेब्ट हुआ था, उस समय $3.2 ट्रिलियन का था। उस समय अमेरिकन की जो इकोनॉमी थी, जीडीपी, अमेरिका की जो जीडीपी थी वो 15 ट्रिलियन थी। तो वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस है, अमेरिका ने अपने अंदर ले लिया, फेड ने उस सब को सॉवरेन गारंटी दे दी। तो वो अमेरिका के अंदर चले गया, और अमेरिका कर पाया क्योंकि डॉलर वाज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये चाइनीज का जो सबप्राइम क्राइसिस का ब्लैक होल है, मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 32 ट्रिलियन। मैंने उस समय बोला था 10 टाइम, पर ये 10 टाइम्स नहीं होके अभी मेरे ख्याल से 14 टाइम्स हो चुका है। तो चाइना जब कोलैप्स में जाएगा क्या हो, वी नेवर नो। और कैसे इसका कोलैप्स होगा, वी आल्सो नेवर नो। चाइना का कोई डेटा का कोई भरोसा नहीं है, उनकी जीडीपी नंबर्स आर अल्टीमेटली फेक। और अमेरिका ने और आपको मालूम है 2020 में उनका डेटा आया था कि जो गोल्ड रिजर्व्स है, गोल्ड रिजर्व्स के अंदर 83 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व वे फाउंड फेक। उसके अंदर टंगस्टन नजर आया था, वो गोल्ड नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जब गोल्ड लेने जाएँ, तो एक तरह से जो भी दुकानदार है उनको पूछ लीजिए कि भैया ये पूरा गोल्ड बरोबर है क्या? टंगस्टन मिला हुआ है? कोई गलत नहीं है पूछने का, क्योंकि आजकल बहुत सारा हम सुन रहे हैं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे ही डुप्लीकेशन ये सब मेटल्स में भी हो रहे हैं। तो एक मैं यहीं पे आना चाहता हूँ कि चाइना जो है अभी इट इज़ गोइंग इन द प्रोसेस कि आप 300% जो डेब्ट टू जीडीपी होता है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, आपको डिफ़ॉल्ट ही करना पड़ेगा। और आपको मालूम है चाइना ने $1 ट्रिलियन बीआरआई डेब्ट पे दिया है, ठीक है? और उनको आपको सबको मालूम होगा कि $7 बिलियन जो श्रीलंका का डेब्ट रीनेगोशिएशन हुआ था, उसमें उनको नुकसान हुआ है। और आगे भी बहुत सारी कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट करेगी, हमारा पाकिस्तान भी पक्का पाकिस्तान। पाकिस्तान जी। 70 बिलियन का करने वाला है, हमें उन पे पूरा विश्वास है। पाकिस्तान में हमने देखा ही है कि पाकिस्तान एंकर्स और यूट्यूबर्स बोलते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ पैसे डाल सकते हैं, पाकिस्तान से पैसे ले नहीं सकते। ओपनली बोलते हैं, चाइना भी छोड़ के जाएगा, नहीं है तो हम उनको मारेंगे और वो भाग जाएँगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो ओवरऑल स्थिति ये लग रही है कि उनकी डेब्ट टू जीडीपी इज़ राइजिंग, ये 300% है, ये आगे भी बढ़ने वाली है। और एक तरह से मैंने हम कुछ दिन पहले
सुमित जी के शो में बोला था कि एक सुनामी आता है, एक आर्मेगेडन आता है। सुनामी होता है तो रीबिल्ड कर सकते हैं, आर्मेगेडन में कोई चांस नहीं है रीबिल्ड करने का, कंप्लीट हम्म। कोलैप्स होता है। और जैसे हमने अमेरिकन सब प्राइम क्राइसिस, वो सिर्फ $3.2 ट्रिलियन का था। ये चाइनीज सब प्राइम क्राइसिस मुझे कम से कम आज की डेटा के हिसाब से 38 ट्रिलियन का लग रहा है। सो इट इज लाइक 12 to 13 टाइम्स मोर देन द सब प्राइम क्राइसिस। अब उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या करना है, ये आगे एक डेवलपिंग सिचुएशन है। जैसे जैसे कोई खबर आती रहेगी हम आपको बताते जाएंगे। देखिए, अभी अमेरिका वुहान से भी चाइना को निकालने की कोशिश कर रहा है, अपना बडगाम बेस भी देखने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो चाइना के डेट को रिफ्रेस कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ एक और भी चीज है, इन्होंने जो बीआरआई बनाया है वो अफ्रीका तक बनाया है। अफ्रीका के बहुत सारे देश इन चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वहां पर चाइनीज पकड़ कमजोर हो रही है। With BLA side tracking PLA in a beautiful manner, चाइनीज फोर्स की जो फाइटिंग पावर है वो भी खुल जाती है। भारत इस समय भारतीय हिंद महासागर में मॉरिशस आदि देशों के सेशल्स वगैरह के साथ जो नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, उसका एक रिजल्ट निकलता है कि वहां पर से भी चाइनीज नेवी की ग्रिप बहुत लूज हो रही है। तो चाइना के बारे में इस तरह की खबर काफी आती रहती है और ये अपनी हर चीज को काफी ज्यादा छुपाते हैं। और इधर आप ले लीजिए सिंगापुर आदि जो देश हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक शो किया था कि चाइनीज सोलर पैनल्स के कारण इनकी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिल रहा है। एक अकेली कमोडिटी कोल, उसको रेगुलेट करके भारत ने चाइना को काफी बड़ा धक्का पहुंचाया है। तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हुआ करते थे। स्कॉट मॉरिसन और मोदी की दोस्ती बहुत अच्छी है। एक बार उन्होंने समोसे बनाए थे और वहां से जो है ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे भारत के साथ आने लगा। एक बड़ी उनकी कार्माइकल माइंस है जिसको अडानी ने ले लिया था। और उसके बाद से सिलसिलेवार ढंग से चाइना को कोल की सप्लाई कम हो गई। चाइना के कोल की सप्लाई कम होने का कारण ये था कि वो मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे वो कोल से कर रहे थे। और यहाँ से फॉक्सकॉन का भारत आना और बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा था चाइना में, वो भारत आने लग गई क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कम हो गई, प्रोडक्शन फॉल्ट हो गया और उसके कारण ये कंपनीज चाइना को छोड़ने के लिए मजबूर हुई। अब मैं आपसे उमेश जी ये सवाल करती हूँ कि चाइना ने दुनिया भर में अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, लोगों को बैठा रखा है, उनका क्या होगा जब मेनलैंड चाइना में इस तरह की डेब्ट क्राइसिस आ रही है? विल दे गो बैक टू चाइना अंडर प्रेशर और विल दे डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट एंड टेक ओवर? देखिए, जो चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है ओवरसीज, वो जैसे ही मेनलैंड चाइना कोलैप्स होता है तो भूल जाइए, वो सब कंट्रीज को पैसा देने वाली नहीं है। सेकेंड, जो चाइनीज उधर रहते हैं वो एक ही चीज बोलेंगे कि अच्छा हुआ आपने हमको बचा दिया, हम तो वहां पे जी जिनपिंग के रूल में हम परेशान हो गए थे। ठीक है, तो एक तरह से कंप्लीट कोलैप्स होगा। और कौन से नेशंस आर इन्वेस्टेड इन चाइना, उन लोगों को प्रॉब्लम है। और रिपोर्ट्स इनिशियली आ रही है कि यूरोपियन बैंक्स है, दे आर हाईली लेवरेज इन चाइनीज डेट। इसके लिए आप देखते हैं कि हमेशा चाइना और यूरोप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। द रीजन इज दैट ओनली बिकॉज द यूरोपियन बैंक्स आर हाईली लेवरेज इन द चाइनीज डेट मार्केट। ओवरसीज डेट्स उनके बहुत ज्यादा है यूरोपियन बैंक्स के, एंड दे आर गोइंग टू फेस मेजर क्राइसिस इफ चाइना कोलैप्सेस। और इसी के रीजन अभी आप देख लीजिए कि जैसे अमेरिका और यूरोप के बीच में जिस हिसाब से अभी तनातनी चल रही है, उसमें चाइना एक तरह से घुस रहा है। वो चाह के एक तरह से अमेरिका का ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश करेगा। बट आप ये देख लीजिए कि चाइना की खुद की आदत खराब है। और आज ये रेवलेशन उनके खुद के जो सेंट्रल बैंक के डेप्यूटी गवर्नर है उन्होंने किया है। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग जो इकोनॉमिक टाइम्स में छप चुका है। ये आज 27 नवंबर को छपा है। और ये बात मैं हमेशा मतलब 2-2 3-3 साल तक बोलता था जब लोगों को नो बडी यूज टू इवन एक्नॉलेज इट। हमें ऐसे चाइनीज सिंपथाइजर्स इंडिया में बैठते थे जो भारत की बुराई करते थे। वो हमें पूछते थे कि आपके पास क्या डिग्री है, आपको क्या मालूम है। मैं तो एक ही चीज बोलता था कि मुझे सिर्फ गूगल आता है और उसमें टोटलिंग आता है, मुझे टोटल करना आता है।
मैं सिर्फ टोटल करके पता लगा लिया, ठीक है? डेटा मेरे को मालूम पड़ गया और मैंने जो डेब्ट्स होते हैं चाइना के, जो उनके लोकल गवर्नमेंट के हैं, उनके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के हैं, उनके कॉर्पोरेट डेब्ट है, उनके हाउस होल्ड डेब्ट है, उनके बैंकिंग डेब्ट है, इन सबको मिलाता हूँ तो मेरे को 50 ट्रिलियन के ऊपर नज़र आता है। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, मुझे वो नहीं मालूम। और बहुत सारे लोगों ने हमेशा ये बात किया है कि डी-डॉलराइज़ेशन हो जाएगा। सबको ये समझना चाहिए कि अगर फिएट करेंसी खत्म होता है, तो योर तो डॉलर को सबसे कम फ़र्क पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फ़र्क सारी कंट्रीज़ के फिएट करेंसी को पड़ेगी। तो कोई भी सेंट्रल बैंक ये चाहेगा नहीं कि डॉलर को एकदम से आप रिप्लेस कर सकें। हाँ, डॉलर रिप्लेस होगा पर टाइम लगेगा और अमेरिका इतनी जल्दी करने भी नहीं देगा। उनके 800 बेसेस है, मिलिट्री बेसेस ओवरसीज़ इन 80 कंट्रीज़। आपने देखा कि तालिबान ने पहले बोला था कि हम आपको वेपन्स नहीं देंगे और कल बात हो रही है कि तालिबान यूएस अपना एक एम्बेसडर अफ़गानिस्तान में अपॉइंट करने वाला है। तो कहीं न कहीं अमेरिका को मालूम है कि कैसे काम निकालना। वो जो स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी बरोबर अपना रहा है और अपना काम निकालता जाएगा। भले ही आप कुछ भी बोलो, ये वो होना है वो होगा। ये आप पावर देखोगे, अमेरिकन रॉ पावर देखोगे, अमेरिकन हीजेमनी देखोगे, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज़्म देखोगे, अमेरिकन की दादागिरी देखोगे, जो आप मानो, पावर है तो दिखाएगा अमेरिका और आपको मानना पड़ेगा। आपने देखा कि भारत में भी जो गूगल टैक्स था 6% वो हटा दिया और बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे उन्होंने अभी आप देख रहे हैं कि लेवीज़ कम कर रहे हैं। भारत के फिनांस मिनिस्टर खुद बोल दिया कि $23 बिलियन डॉलर्स ऑफ जो अमेरिकन इंपोर्ट्स होते हैं, हम उसके ऊपर टैरिफ रिडक्शन करेंगे। तो कहीं न कहीं सब लोग झुक रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये हार्ड पावर नेगोशिएशन में चलता रहता है। और जो लोग बोलते हैं कि डी-डॉलराइज़ेशन होगा, मुझे तो नहीं मालूम क्या होता है डी-डॉलराइज़ेशन क्योंकि जो रुपया लास्ट 2-3 साल पहले 70-75 था, वो अभी 85-86 पहुँच गया है। तो अगर डी-डॉलराइज़ेशन होता तो 75 का 65 होना चाहिए था। डेटा खुद बता रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ और मेरा डेटा वैलिडेट कर रहा है, द इवन टाइम इज़ वैलिडेटिंग माय डेटा। मैं बस इतना ही बोलूँगा। यहाँ तक कि ये बात है इंडियन मीडिया की अगर कही जाए तो अभी हम इंडो पैसिफिक उस जिस एरिया को कहते हैं वो उसको एशिया पैसिफिक करेंगे मतलब किसी भी तरीके से भारत को कम करके आंकना है। थोड़ा सा अब मीडिया की ये हरकतें और हमारे केजरीवाल साहब की भी एक चीज बता दूं कि जब चीन के पास कोयला जाना कम हुआ था तो वो गाते रहते थे कि भारत में 4 दिन का कोयला बचा है, कोयला खत्म होने वाला है। बस उन्होंने ये नहीं बताया कोयला चीन का खत्म हो रहा है। तो चीन की ये पकड़ धीरे धीरे अपने रिसोर्सेस पे देखिए ढीली पड़ती जा रही है। जो उसके सप्लायर्स हैं वो उसको सप्लाई नहीं कर रहे, जो उसके बायर्स हैं वो आगे ऑर्डर नहीं दे रहे और जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो करके वो नलिफाई हो रहा है। तो चीन के ऊपर सभी तरफ से अटैक होता है। बट उमेश जी एक चीज हम नहीं देख रहे, जो बुलीनेस है चीन की वो कम होती नहीं दिख रही है, ना ताइवान पे ना फिलीपींस पे। देखिए दिया बुझने से पहले बहुत ज़्यादा उसकी जो जोत है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चाइना बुझने से पहले वो अपना एक तरह से ये दिखाएगा, वो अपना वो जो बोलते हैं हीजेमनी, वो अपना एक्सेप्शनलिज़्म, वो अपनी दादागिरी दिखाएगा। बट अगर आज चाइना अब इंडिया से भी वॉर पे जाता है तो उस नुकसान उसको ही है। उसकी कंट्री जो चाइना का लैंड मास है, इट इज़ हैविंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद ऑल द 17 नेबर्स। तो कितने हम्म, लोगों के साथ लड़ाई करेगा? हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाइना को वॉर में अगर 3 महीने भी अगर अगर हम उनको रोक के रख लेते हैं, तो चाइनीज़ इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और एक और एक चीज़ हो जाएगा कि बाकी जो नेबर्स हैं उनके, वो भी एक तरह से चाइना के अगेंस्ट चालू हो जाएँगे। तो चाइना को देखना पड़ेगा। चाइना वांट्स टू प्रिवेंट वॉर। दे वो कभी वॉर पे जाना वो कभी नहीं जाता है। वो कभी भी अपने आप देखिए सलामी स्लाइसिंग करेगा, वो आपको बात करेगा, डिप्लोमेसी यूज़ करेगा, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी यूज़ करेगा। आपके लोगों को खरीदेगा, आपकी मीडिया को खरीदेगा, आपके फ़िल्म्स को खरीदेगा, आपके पॉलिटिशियंस को खरीदेगा। ये सब जो ग्रे वॉरफेयर टैक्टिक्स है, चाइना यूज़ेस ऑल these थिंग्स टू डिस्टेबलाइज़ यू। तो जैसे-जैसे उसके पैसे खत्म होंगे, ये सब ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगा। क्योंकि पैसे आ रहे हैं तब तक ये सब होता है। पर जिस दिन पैसे खत्म हो जाएँगे, जो उन्होंने वेदांता का प्लांट, जो कॉपर प्लांट तमिलनाडु में बंद स्टारलिंक। करवाया, वो हम्म, सब काम नहीं होगा। आप जो वो प्लांट बंद हुआ, आपने देखा है कि इंडिया का जो 40% कॉपर प्रोडक्शन होता था, इंडिया बस। का
इंडिया टर्न इनटू द नेट इंपोर्टर फ्रॉम एक्सपोर्टर। तो इसका डायरेक्ट फायदा चाइना को हुआ। तो एक तरह से जो यहाँ पे जो एक्टिविस्ट है, जो इतना मतलब हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे एनवायरमेंटल कंसर्न रेज करते हैं, ये सब की फंडिंग भी चाइना ही करवाता है, ताकि उसको फायदा हो। तो देखिए, अभी ऐसा है कि लोग समझने लग गए हैं, लोग बोलने लग गए हैं, लोग एम्प्लीफाई कर रहे हैं। और आज तो एक चीज देखिए कि चाइना के खुद के डेप्यूटी गवर्नर ने बोल दिया है। और जो चाइनीज लेबर जो हमेशा हमें गाली देते थे, आज मैं उनसे एक ही चीज बोलता जाऊंगा कि टोटल करना सीख ले और न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ना सीख ले और गूगल करना, दो चीज करना सीख लेंगे ना, तो आप भी अच्छे इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे। कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में जाने के लिए, कॉमन सेंस चाहिए। और कॉमन सेंस आज की डेट में बहुत कम हो रही है। जस्ट बिकॉज आपके बिल्कुल पास यार, कुछ, बिल्कुल। आप आपने कुछ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे, एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन, जो जॉन मेनर्ड कीन्स है, जो अभी डेफिसिट फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दे आर ऑल फेल्ड मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म। मैं इतना ही बोलूंगा। अब जो है, अब आपको रियल ग्रोथ दिखाई देगी, जिसके अंदर आप खुद देख लीजिए ना, यूरोप, आप खुद देख लीजिए, अमेरिका, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे पड़ गया। जहाँ पे भी रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहा है, वो उसको सीधा बोलता है मैं परचेज कर लूंगा, मैं तुम्हारे को अपने अंदर मिला लूंगा। अगर तुमको हमारी एड चाहिए तो 50% रिसोर्स हमको दो। अफगानिस्तान के साथ उन्होंने अभी दोस्ती कर ली है, कॉन्गो के साथ करने वाले हैं, रशिया के साथ कर लिया है। तो अमेरिका तो अपना जो वर्चस्व है वो बैक कर ही रहा है, अपने डॉलर को बैक कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल से। तो और क्या चाहिए? और आप एक चीज समझ लीजिए, हमें इंपोर्ट, हम कुछ भी अगर इंपोर्ट करते हैं, हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका को सिर्फ डॉलर प्रिंट करना पड़ता है। उसको $100 बिल भी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली उसको अपने कंप्यूटर में सिर्फ करेंसी क्रिएट करना है और उसको वर्ल्ड में पहुंचाना है। और अभी आपने देखा है कि $1.4 ट्रिलियन यूएई गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, $600 बिलियन सऊदीज आर इन्वेस्टिंग। अभी तो कतर आना बाकी है, सिंगापुर आना बाकी है। ये जो नॉर्डिक स्टेट्स है, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, ये सब अगर इन्वेस्ट करने लग गए, तो डॉलर की जो बोलते हैं टेम्पररी, मुझे तो कम से कम लगता है 10 साल कुछ होने वाला नहीं है। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन कुछ होगा, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 साल के बाद किसने कुछ भी नहीं देखा है, ये मेरा मानना है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, ये बहुत बड़ा इंटीग्रेशन पॉइंट होता है कि देश को बांध के रखता है। और अपने सारे नेबर से चाइना ने एक अच्छा खासा दुश्मनी मूल के रखी हुई है। किसी ना किसी देश का कुछ ना कुछ भाग उन्होंने हड़पा हुआ है। विल वी सी द रिटर्न ऑफ द लैंड? डू वी सी द रिटर्न ऑफ? द लैंड जो वियतनाम से हड़पा था, वो वियतनाम को वापस, जो भारत से लिया वो भारत को वापस, लाइक तेरा तुझको अर्पण। देखिए, इट इज टू अर्ली टू स्पेक्यूलेट राइट नाउ। और मैं यहाँ पे डिस्कशन ओनली इकोनॉमिक के अंदर ही रहता हूँ, पर मैं ये एक चीज बोलता हूँ, सोवियत स्टाइल इम्प्लोजन होगा चाइना का। और मैंने ये बात 2-3 साल पहले जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, तभी मैंने सबको बोल भी दिया, मेरा आर्टिकल्स भी लिखा है इसके ऊपर। एंड मैंने बार बार बहुत सारे शोज में भी बोला है कि चाइना का बाल्कनाइजेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया सीआईए ने। और अब अब आप देखेंगे इसको एक तरह से गति मिलेगी। अब जाके उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब भी हो रही है, उनके सीपेक के जो बीआरए के डेप्थ है वो बैड होते जा रहे हैं, उनके ऑर्डर्स गिरते जा रहे हैं, उनके बैंक्स कोलैप्स पे, रियलिटी सेक्टर कोलैप्स हो गया है, कंज्यूमर डिमांड है नहीं। तो कितने दिनों तक चाइना अब एक तरह से अपने आप को बचा सकता है फ्रॉम दिस इकोनॉमिक कोलैप्स? आई डोंट नो। मैक्सिमम 5 साल मेरे हिसाब से, उससे ऊपर नहीं होगा। उसके बीच में आप देखेंगे जैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, चाइना का भी एक दिन एक न्यूज आएगा। सॉरी, एक क्वेश्चन मैं आपसे और कर रही हूँ। कैटलिस्ट कुछ डाला जा सकता है सो दैट द कोलैप्स इंटेंसिफाई, स्पीड अप? नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कैटलिज्म कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर एन ऑर्डरली कोलैप्स, कंट्रोल्ड डेमोलिशन। अगर ओके। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अगर आप कोलैप्स पे चले जाते हैं तो अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड में chaos हो जाएगा। तो चाइना खुद जानता है कि वो chaos में होने वाला है, सो इट्स ट्राइंग टू डिले इट।
और सारे अमेरिका और सेंट्रल बैंक्स दे आर ट्राइंग टू मिटिगेट दैट रिस्क। अब ये इसी के लिए बात चलती रहती है इन सब के बीच में कि कितने कैसे बचा जाए इस कोलैप्स से, और कोई इनका नहीं है इसके अंदर। थैंक यू उमेश जी फॉर एनलाइटिंग अस। यस, बहुत दिनों से हम इस चीज को सुन रहे थे। मैंने भी 2019 के करीब जब इस चीज को सुना था तो विश्वास नहीं हुआ था कि चाइना कैन एवर गो डाउन और डिसइंटीग्रेट, बट धीरे धीरे ये चीजें रियलिटीज की तरफ आती जा रही हैं। एंड थैंक यू उमेश जी फॉर गिविंग अस सच अ गुड टॉक। जय सिया राम। जय सिया राम मंत्री।